So hello everyone, welcome to our channel Sujan Yash Cast Strength. This is Yash Kumar standing in front of you. Today I am here with the first chapter of Bio. Let's start with our first topic. पहले तो सेम कॉन्सेप्ट कि टॉपिक से अपना संबंध अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करो. लाइफ प्रोसेसेस क्या बता रहा तुमको, मतलब ऐसे प्रोसेसेस जिससे हमारे लाइफ को हम सस्टेन कर सकें. ये बेसिक आइडिया हम निकाल पा रहे हैं. ठीक है, आगे हम देखते हैं कि मेन डेफिनेशन क्या है इसका. So here we have the definition. Yes, life process है क्या? The basic and essential activities performed to sustain and maintain life. What you can see here is that ये भी वही चीज़ कह रहा है जो मैं बोल रहा था. वैसी बेसिक और इसेंशियल एक्टिविटीज़ जिससे एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको परफॉर्म करता है एंड अपने लाइफ को मेंटेन एंड सस्टेन करता है. अब वो एक्टिविटीज़ हैं क्या क्या? पहली वो एक्टिविटी जो है वो है न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एट द एंड एक्सक्रीशन. न्यूट्रिशन को भी हम एलैबोरेटली पढ़ेंगे. ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको इस चैप्टर में हम आराम आराम से एलैबोरेटेड वर्जन में पढ़ने वाले हैं. तो सीक्वेंस को देख के तुम तो ये समझ ही गए होगे कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है न्यूट्रिशन. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द हेडिंग न्यूट्रिशन एंड उसका डेफिनेशन सामने दिया हुआ है. पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर मैं तुमको उसको समझाऊंगा क्या लिखा है. द प्रोसेसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग इनटेक फूड एंड यूटिलाइजेज इट इज नोन एज न्यूट्रिशन. माय फ्रेंड, गौर करना इस बात पे. ऐसी प्रोसेस जिससे या जिसकी मदद से ह्यूमन बीइंग फूड को इनटेक करता हो और यूटिलाइज, ये बहुत कीवर्ड है. अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है तो इस कीवर्ड का बहुत महत्व रहेगा. सिर्फ इनटेक करने से नहीं बल्कि उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करने के बाद ही जो उससे फायदे मिलते हैं हमारी बॉडी को, उसी की वजह से हमारा लाइफ सस्टेन रहता है. तो डेफिनेशन में यूटिलाइज वर्ड होना बहुत ज़रूरी है. तो द प्रोसेस बाय विच ह्यूमन बीइंग इनटेक फूड एंड यूटिलाइज इट इज नोन एज न्यूट्रिशन. समझ गए? वैसा प्रोसेस जिसके हेल्प से ह्यूमन बीइंग फूड को इनटेक करता है, उसको बॉडी में यूटिलाइज करता है, उस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं. अब सेकंड थिंग जो तुम बोर्ड पे देख रहोगे वो है न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट क्या है उसका भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द डेफिनेशन सेज द सब्सटेंस which provide us energy after its consumption. That is, हम सब जानते हैं फूड. न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस है, द सब्सटेंस which provide us energy after consumption, मतलब वैसे सब्सटेंस जिसके कंजम्पशन के बाद हमें एनर्जी या एनर्जेटिक फील होता है, उसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो कि बेसिकली हम सब जानते हैं फूड. अब उसके अंदर भी कुछ फर्दर कंपोनेंट्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे. कंपोनेंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. ये कुछ चार कंपोनेंट है जो हमने पहले भी 6th-7th क्लास में पढ़ रखे हैं. ठीक है, नाउ मूविंग अहेड. अब हम देखेंगे जो फर्दर बाइफर्केशन है. न्यूट्रिशन के अंदर भी दो टाइप के बेसिक न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि है हमारे पास ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक. ये दो हम पढ़ेंगे आज के लेक्चर में. ओके, तो फर्स्ट जो डेफिनेशन हम देख रहे हैं बोर्ड पे दिया हुआ है वह है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का डेफिनेशन. क्या कहते हैं इसके ऊपर पढ़ लेते हैं. इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो डेफिनेशन ये आपको बेसिकली ये बता रहा है कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहा है, खुद से, यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस. ये यहाँ पे इस डेफिनेशन का कीवर्ड है. देखो साइंस के डेफिनेशन में क्या होता है, अगर आप कुछ कीवर्ड्स नहीं लिखोगे ना तो मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं. तो इन कीवर्ड्स को ध्यान रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा. तो इसमें हमारा कीवर्ड है सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड विच इज CO2, वाटर H2O, we all know it, in the presence of sunlight and chlorophyll. सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो कि CO2 हो गया, वाटर हो गया, उसको यूटिलाइज करके जो एक ऑर्गेनिज्म अपना खुद का फूड बनाता है वो हमारा लाइक करता है ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के अंदर. ठीक है, जिसके एग्जांपल ग्रीन प्लांट है. अब रुक जाओ. यस, मैं यहाँ पे हट देता हूँ, साइड हट देता हूँ. इस फिगर में से तुम देख सकते हो
कि यहाँ पे ये प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है तुमको, यहाँ पे तुमको वाटर ड्रॉपलेट दिख रहा है, मतलब वाटर है, एंड यहाँ से सनलाइट, सन रेज आ रहे हैं, ठीक है। वाटर भी है, सन रेज आ रहा है, और प्लस इसका ग्रीन ग्रीन कलर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये स्टेट कर रहा है कि इस प्लांट के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ को बता रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, अभी जो यहाँ पे पढ़ा वो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। देखो सनलाइट पड़ रहा है इस प्लांट के ऊपर, वाटर अवेलेबल है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है, CO2 इन्वायरमेंट में है, और ग्रीन कलर का यहाँ पे हमको दिख रहा है ग्रीन कलर। यहाँ पे ग्रीन कलर जो है वो ये सिग्निफाई कर रहा है कि इस प्लांट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, एंड अगर हम CO2 की बात करें तो वो हमारे इन्वायरमेंट में ही ऑटोमेटिकली प्रेजेंट रहता है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब इसके अंदर ही फर्दर दो पार्ट है, जो कि सबसे पहला केमोसिंथेसिस, केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। अब केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस में क्या डिफरेंस है ये हम देखते हैं। दोनों का डेफिनेशन दे रखा है, दोनों के एग्जांपल्स भी रखे। एग्जांपल्स जरूर से याद करना, एग्जांपल्स अगर तुम लिखोगे अपने डेफिनेशन में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा एक अच्छा लुक आएगा। तो पढ़ते हैं क्या इसका डेफिनेशन दे रखा है। केमोसिंथेसिस, टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म prepare their own food utilizing what? Utilizing chemical energy. Example, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा है केमोसिंथेसिस क्या है, टाइप ऑफ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग केमिकल एनर्जी। एग्जाम्पल, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब इसका मतलब ये है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि केमिकल्स के यूटिलाइजेशन से अपना खुद का फूड बनाते हैं, वो हमारा केमोसिंथेसिस में लाइक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। देन नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं तो मोस्ट लोगों को पता ही होगा। टाइप ऑफ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स देयर ओन फूड यूटिलाइजिंग लाइट एनर्जी। हमने देखा था ना इससे पहले स्लाइड में कि सनलाइट को, जो लाइट आ रही है उसको यूटिलाइज करके हम फूड बना रहे हैं प्लांट्स। सेम ग्रीन प्लांट, हाँ इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ध्यान से रखना अपने दिमाग में, जो कि है ग्रीन प्लांट हम सबको पता ही है। देन काइनोबैक्टीरिया, एल्गे एंड यूग्लेना। ये तीनों को और अच्छे से, अगर इस तीनों को भी लिखोगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तुम इस चीज़ को अगर याद कर सको तो कर लो, नहीं तो फिर ऐसा कुछ नेसेसिटी नहीं है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम पढ़ेंगे रॉ मटेरियल्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना ये केमिकल रिएक्शन, इसको अच्छे से याद कर लो। इससे भी यूनिट टेस्ट में तुम्हारे क्वेश्चन आ सकता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसको याद करना क्या है, बता देता हूँ। 6CO2 + 6H2O, CO2H2O, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, C6H12O6, विच इज फूड। जो फूड प्लांट्स अपने अंदर बनाते हैं और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, मतलब प्लांट के बॉडी पार्ट्स में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, भेजते हैं। एंड 6CO2 ऑक्सीजन उसका बाय प्रोडक्ट बनता है, जो कि ह्यूमन इनहेल करता है एंड लाइफ सस्टेन हो रहा है उसकी वजह से। रॉ मटेरियल्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जो रॉ मटेरियल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमारे पास वो है सनलाइट, देन क्लोरोफिल, CO2 एंड लास्ट वाटर। सनलाइट क्या रखता है सिग्निफिकेंस वो देखते हैं। सनलाइट इट इज इनऑर्गेनिक मटेरियल, हम सबको पता है सनलाइट इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उसी की वजह से लाइट आ रहा है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो पा रहा है। देन नेक्स्ट क्लोरोफिल, सनलाइट अब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को अब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ, अगर लीफ का सरफेस है उसके ऊपर सनराइज आ रही हैं, तो जो क्लोरोफिल होता है लीफ के सरफेस पे, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट को ही अब्जॉर्व करता है, ठीक है, यही उसका मेन काम है। देन नेक्स्ट CO2 enters through the stomata and oxygen is released as byproduct through the stomata on leaf। अब CO2 भी बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो स्टोमाटा के थ्रू CO2 एंटर करता है, एंड जब फूड बन जाता है उसके बाय प्रोडक्ट हमने देखा था केमिकल रिएक्शन ऊपर ऑक्सीजन बन रहा है, तो बाय प्रोडक्ट भी वहाँ स्टोमाटा से बाहर आ जाता है, ठीक है। देन वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एटसेट्रा आर टेकन अप बाय द रूट्स ऑफ द सॉइल। अब जो रूट्स होती है ना सॉइल, मतलब रूट्स जो हमारी होती है प्लांट की, वो सॉइल में से वाटर को और प्लस जो आसपास मिनरल्स जो वाटर में डिजॉल्व रहते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, उसको वो सक करती है। एंड एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपेशनल पुल, यस, उसकी मदद से वो जो वाटर उन्होंने ऑब्जॉर्व किया रूट्स ने, वो अपर पार्ट ऑफ जो प्लांट है उसमें वो सर्कुलेट करती हैं, सप्लाई करती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कहने का मतलब है। नाउ रॉ मटेरियल्स देखना, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस, दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहले पढ़ते हैं कि लिखा क्या है। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको दिमाग में रखना।
विच आर ग्रीन पिगमेंटेटेड सेल ऑर्गेनेलिस कंटेनिंग क्लोरोफिल। मतलब ये कहना चाह रहा है क्लोरोप्लास्ट वो साइट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, एंड ये जो है इसके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से लीफ को भी ओवरऑल ग्रीन अपीयरेंस मिलता है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तुम ये देख लो, ये फोटो है इसका। ठीक है, ये एक क्लोरोप्लास्ट का फोटो है जो कि नॉर्मल सेल की तरह से बाकी सारे सेल ऑर्गेनिज हैं जो कि तुमने 9th से पढ़े थे, जैसे हमारा स्ट्रोमा, लैमिला, देन ग्रैनम, इनर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन, इसमें स्टार्च स्टोर होता है, यही बताऊंगा, यहाँ पे पॉइंट लिखा है उससे रिलेटेड। डीएनए, राइबोसोम्स, ड्रॉप ऑफ लिपिड्स, नॉर्मल सेल की तरह इसमें बाकी सारे सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाउ मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है वो पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी कभी कि राइट डाउन द मेन इवेंट्स विच टेक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो क्या क्या है वो देखते हैं। पहला, absorption of light energy by chlorophyll. Second, conversion of light energy into chemical energy plus splitting or breaking of water into hydrogen and oxygen. Then third, reduction of CO2 to carbohydrates. क्या क्या इवेंट्स हैं? सबसे पहला इवेंट ये है कि जो क्लोरोफिल है वो हमारा अब्जॉर्व करता है सनलाइट को। अंडरस्टूड? देन सेकंड जो इवेंट होता है वो ये होता है कि जो लाइट एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। समझे? जो सनलाइट, सन के रेस पड़ रहे थे, सपोज करिए कि ये जो है वो सरफेस ऑफ लीव है एंड ये सनलाइट इसके ऊपर आ रहा है। अब जो ये लाइट एनर्जी इसके ऊपर पड़ रहा है तो लाइट एनर्जी इसमें जाने के बाद वो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड क्या होगा? और उससे होगा ये कि जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला हम सबको पता ही क्या होता है, H2O। वाटर जो H2O है वो टूट जाएगा हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन आइटम अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन आइटम अलग हो जाएगा। समझ गए? देन थर्ड, जो CO2 है उसका रिडक्शन होता है एंड वो कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है। CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करता है। ये भी चीज़ ध्यान रखने, भी एमसीक्यू में आ सकता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आफ्टर द रिडक्शन ऑफ CO2 इट कन्वर्ट्स इनटू विच फॉर्म। अब 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन का कार्बोहाइड्रेट रहेगा। टिक मार देना इसके ऊपर। देन यहाँ बॉक्स में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी देख लो फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज। प्लांट स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च while human stores glucose in the form of glycogen। प्लांट जो है बोल रहा है कि ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, हम ह्यूमंस जो है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं। बस एक बेसिक फैक्ट मुझे बताना था तो मैंने इसको ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड बढ़ते हैं। क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव है, इसमें तुमको लीफ के जो अंदर के पार्ट्स हैं ना वो बताया हमें। ये बस बताया तो हमें क्या क्या चीज़ें हैं। हो सकता है उसको याद करना, डायग्राम को याद करना हो सकता आ जाए। पहले तो बेसिक पार्ट दिया कि जो लीफ का अपर सरफेस उसमें क्या क्या होता है। ये लीफ ब्लेड होता है हमारे पास, ठीक है। देन ये जो छोटे छोटे निकले हुए पार्ट्स यहाँ पे वेन्स की तरह, इनको वेन्स ही कहते हैं, ठीक है। जो बीच का मेन एक है इसको मिडरिप कहते हैं। देन आगे यहाँ पे जो है फ्लोएम जाइलम है एंड वैस्कुलर बंडल्स, ये नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट फ्लोएम जाइलम है एंड नीचे वाला ब्लू वाला पार्ट वैस्कुलर बंडल्स है। अब आते हैं क्रॉस सेक्शन पे। यस, तो सबसे पहले आपको दिखेगा ऊपर 9th में तुमने पढ़ा होगा ये लेयर के बारे में, वैक्सी क्यूटिकल लेयर होता है, ठीक है। ये तरीके से देखा जाए तो उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर फॉर्म करता है हमारे अपर एपिडर्मिस के ऊपर। ये हमारा अपर एपिडर्मिस है जिसमें यहाँ पे जो है छोटे छोटे स्पेसेस हैं, यहाँ से ही जो है CO2 एंटर करता है, लाइट एंटर करता है अंदर। एंड ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं तुमको यहाँ पे, वो क्लोरोप्लास्ट है। एंड ये स्पेस है जो उनके बीच में प्रेजेंट है, एयर स्पेस। देन यहाँ नीचे ये जो हमारे दिख रहा है ये छोटा सा ये गार्ड सेल है एंड ये लोअर एपिडर्मिस है। इसको याद करना आ सकता है एग्जाम में, अगर आ जाए तो बनाने के लिए, याद नहीं तो कभी इसका लेबलिंग याद तो कर लो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछते हैं, डायग्राम दे देता है एंड तुमको लेबलिंग हटा देता है, बाकी में नंबर नहीं दे देगा, ये 1 ये 2 ये 3 एंड पूछा कि 1 नंबर पे कौन सा पार्ट है, सेकंड नंबर पे कौन सा पार्ट है और उसके यूजेस बताओ। 1 नंबर पे कौन सा पार्ट है उसके यूजेस लिखो, ये भी आ सकता है, ठीक है। देन मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्टोमाटा एंड इट्स फंक्शन। स्टोमाटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। ये चीज़ हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, 6th में 7th में ये चीज़ पढ़ी है कि वो लीफ के आउटर सरफेस रहता है एंड टाइनी पोर है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लूजेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में तुमने पढ़ा होगा बचपन में, जिसमें होता ये है कि जब एक्सेसिव हीट होती है या हीट के कारण जो एक्सेसिव वाटर होता है ना हमारे प्लांट के लीव्स में, वो वाटर वेपर के फॉर्म में इवापोरेट हो जाता है, ठीक है, वही है ये। अब होता कैसे है वो देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ, जब तक स्टोमाटा ओपन होगा नहीं तब तक ना तो ऑक्सीजन जाएगा, ना तो ऑक्सीजन वहाँ से बाहर निकलेगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर जाएगा और ना वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होकर एवापोरेट होंगे। तो कैसे होता है वो देखते हैं। ये डायग्राम को भी याद कर लेना। डायग्राम अगर नहीं भी आए, क्वेश्चन ये भी आए कि स्टेट व्हाट इज स्टोमाटा एंड इट्स फंक्शन,
तो उसमें अगर तुम ये लिखने के साथ साथ तुम ये डायग्राम बना दोगे तो और अच्छा लगेगा और एक प्रेजेंटेबल आंसर लगेगा तुम्हारा। तो देखते हैं डायग्राम में है क्या। पहले तो ये जो तुमको दो दिख रहे हैं ना, ये कर्व शेप की, ये हमारे गार्ड सेल्स हैं जो कि मेन कंट्रोल करते हैं स्टोमाटा के ओपनिंग को एंड क्लोजिंग को, ठीक है। देन ये हमारा स्टोमाटल पोर है, इसके थ्रू ही अंदर जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर भी इससे निकलता है, ऑक्सीजन भी इससे बाहर निकलते हैं। देन ये जो हमारे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन तुम देख रहे हो ना, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। एंड होता क्या है, अब ये ओपन कब होता है, जब इसके अंदर स्टोमाटा के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, तो जो हमारा गार्ड सेल है वो स्वेल हो जाता है। बेसिक सा बात है, अगर तुम किसी बलून के अंदर भी वाटर भरोगे तो वो स्वेल होगा। सेम विद हेयर, सेम विद स्टोमाटा, इसमें भी वाटर कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से गार्ड सेल स्वेलन हो जाते हैं एंड वो ओपन हो जाता है, जिसके थ्रू जो है ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर इवापोरेट होता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। अब जब वाटर कंसंट्रेशन कम होता है तो गार्ड सेल जो है फिर से श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर गया तो क्लोज हो गया, समझ गए। तो फिर वहाँ से ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, ना ऑक्सीजन बाहर आएगा, ना वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे ये था। डायग्राम को अच्छे से याद करना, प्रैक्टिस करना, ये नहीं कि एग्जाम के एक दिन पहले बैठे हो याद करने के लिए, वरना फिर उसमें फिर नहीं हो पाएगा सारे डायग्राम्स याद, क्योंकि बायो में भी बहुत सारे डायग्राम्स है। अब नहीं पूछते वो अलग बात है, बट आंसर को भी प्रेजेंटेबल दिखाना है ना, तो उसके लिए भी याद कर लो क्या क्या डायग्राम्स है। नेक्स्ट स्लाइड, ऑटोट्रोपिक। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है, अब हम हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ये कह रहा है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट पोजेस द एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड ऑन द ऑटोट्रोफ्स फॉर देयर फूड सप्लाई डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये वैसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते और डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रोफिक जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ऊपर अपने फूड के लिए, वो हमारे होते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में लाई करते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स। इसके फर्दर 3 बाइफर्केशंस है। पहला होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड द थर्ड वन इज पैरासिटिक। तो हम एक वन बाय वन पढ़ेंगे तीनों को। पहला होलोजोइक, एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, एग्जाम्पल अमीबा एंड एनिमल्स। इसमें बहुत बेसिक है, एनिमल्स क्या करते हैं, फूड को अपने बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं, अंदर ही डाइजेशन करते हैं, फिर जो भी उससे एनर्जी है उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, उसको हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। देन सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, फूड इज डाइजेस्टेड इन एक्सटर्नली, ये इसका कीवर्ड है भाई, एक्सटर्नली, एंड द न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड। मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड एंड डिकेड मैटर पे फीड करते हैं, इनमें डाइजेशन एक्सटर्नली होता है एंड बाद में उसके न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लिया जाता है। एग्जाम्पल यीस्ट हो गया, ब्रेड मोल्ड हो गया, ठीक है। देन द थर्ड विच इज पैरासिटिक, द ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट और एनिमल विदाउट किलिंग देम, दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय लिविंग ऑन और इनसाइड द होस्ट। अब इनका थोड़ा केस अलग है, ये जो अपने न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी जो न्यूट्रिशन है, वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को मार के यूटिलाइज नहीं करते, ये होस्ट के बॉडी के इनसाइड या उनके ऊपर रहकर, होस्ट के बॉडी के इनसाइड या उसके ऊपर रहकर उससे सिर्फ एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं, उससे सिर्फ एनर्जी सक करते हैं। जैसे जैसे बहुत सारे एनिमल्स में टिक्स हो जाते हैं ना, वो भी पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म ही है, उनकी बॉडी पर रहकर उनके अंदर से एनर्जी को वो अब्जॉर्व कर रहे हैं और अपने बॉडी में यूटिलाइज कर रहे हैं। एक से एग्जाम्पल में दे रखा है लेग्स एंड टिक्स, इसके एग्जाम्पल लाइक्स भी होगा एंड टिक्स भी होगा, ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, न्यूट्रिशन इन अमीबा। इसका वैसे तो ऐसे पूछता नहीं है कभी, बट या इसका डायग्राम बनाने को पूछ सकता है एंड उसको एक्सप्लेन करने को कैसे उसके अंदर न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है अमीबा के अंदर। तो सबसे पहले तो ये फूड पार्टिकल है, ये इसका न्यूक्लियस ही है अमीबा का, इसने इस फूड को आइडेंटिफाई किया। देन इसका सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मीन्स, सूडो मीन्स फॉल्स एंड पोडिया मीन्स फीट, मीन्स फॉल्स फीट। इसको डिटेक्ट करता है एंड इसको अपने अंदर लेना स्टार्ट करता है। अंदर लेने के बाद फूड पार्टिकल देखो अंदर आ गया, अब यहाँ पे एक फूड वैक्यूल फॉर्म हो गया, ठीक है। फूड वैक्यूल फॉर्म होने के बाद उसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ, डाइजेशन उसने करना स्टार्ट किया, देन उसको अब्जॉर्व कर रहा है अमीबा अपने अंदर फूड को। उसके बाद जो उसके जो फूड को है उसको यूटिलाइज कर अपने बॉडी के अंदर। देन यहाँ पे फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा उसको एक्सक्रीट कर रहा है। अब यहाँ पे उसके नाम भी दिए हुए हैं, जो फर्स्ट स्टेज देख रहे हैं जिसमें उसे डिटेक्ट किया एंड उसको अपने अंदर लिया सूडोपोडिया ने फूड को, इसको हम इंजेक्शन करते हैं, मतलब फूड को अपने अंदर लेना बॉडी के। देन सेकंड प्रोसेस में तुमने देखा कि फूड को डिटेक्ट किया एंड फूड वैक्यूल फॉर्म किया एंड डाइजेशन स्टार्ट हुआ। तो इन दोनों जो ये जो स्टेज है सेकंड स्टेज, इसको हम डाइजेशन कहते हैं।
देन थर्ड पिक्चर में तुम देख सकते हो कि इसमें जो उसको अब्जॉर्व करना स्टार्ट किया बॉडी में फूड को, तो उसको हम अब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड फोर्थ में उसको यूटिलाइज किया उस फूड को, तो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। यूटिलाइजेशन जब हो उसको एसिमिलेशन कहते हैं। बहुत सारे लोग डाउट होता है कि एसिमिलेशन होता क्या है। तो जो यूटिलाइजेशन होता है, हमने फूड को इनटेक किया, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम, उसको एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है। देन जो हमारा फिफ्थ स्टेज है जिसमें उसने वेस्ट पार्टिकल्स को बाहर एक्सक्रीट कर दिया, वो हमारा ईजेशन होगा, मतलब बाहर निकालना वेस्ट प्रोडक्ट्स को। इसका डायग्राम याद कर लेना, आ सकता है यूनिट टेस्ट में तुम्हारे स्कूल के हाफ एंडिंग भी आ सकता है। देन न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। पैरामीशियम का बिल्कुल ह्यूमन वाला केस है, मतलब ह्यूमन जैसा नहीं है कि वो खा रहे हैं ऐसे बना के अपने हाथ से लगा के, नहीं। ये जो छोटे छोटे तुमको दिख रहे हैं ना हेयरी लाइक स्ट्रक्चर्स, इसको हम सीलिया कहते हैं, ठीक है। ये सीलिया इस पैरामीशियम के लिए हैंड्स की तरह काम करता है। जो कि सपोज करो ये फूड है ना, इस फूड को यहाँ से मूव, अगर ये फूड यहाँ होता ना, तो जो सीलिया प्रेजेंट है सरफेस पे, वो इसको मूव कराते कराते यहाँ पे जिसका माउथ है पैरामीशियम का, वहाँ तक लाते हैं। देन वो फूड को इनटेक करता है, एंड जो हमने इससे पहले पढ़ा कि यहाँ पे इंजेशन हुआ, डाइजेशन होगा, अब्जॉर्प्शन होगा, एसिमिलेशन होगा, एट द एंड इजेशन हो जाएगा, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं हम, ये न्यूट्रिशन पैरामीशियम, इसका भी डायग्राम याद कर लेना, आ सकता है एग्जाम में। लास्ट स्लाइड है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन है तो बहुत बड़ा टॉपिक, बट मैं इस लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। बाद में हम एक एक करके सारे पार्ट्स को इलेबोरेटली पढ़ेंगे। सबसे पहले सेम फंक्शन इधर भी है, इंजेशन मतलब फूड को इनटेक करना, डाइजेशन ब्रेक डाउन करना फूड का, अब्जॉर्प्शन जो डाइजेस्टेड फूड है उसको मूव करके ऑल ओवर बॉडी में, मतलब ऑल ओवर बॉडी नहीं मूव होता है, उसको मूव, उसका मूवमेंट को इंश्योर करना एंड उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व करना। देन एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट। एसिमिलेशन याद रखना अच्छे से, बहुत लोगों को एसिमिलेशन में डाउट रहता है। एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, देन इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट। सेम इससे भी वही कहानी है। अब मैं एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ इस डायग्राम के थ्रू कि क्या क्या हम आगे पढ़ेंगे। ये सपोज करो तुम्हारा माउथ है एंड तुमने किसी फूड को लिया, तो फूड सबसे पहले कहाँ जाता है, तुम्हारे ओरल कैविटी कह लो या बकल कैविटी कह लो उसको, ठीक है। ओरल कैविटी या बकल कैविटी कह लो, ठीक है, उसमें जाता है फूड। उसमें जाने के बाद फूड मूव करते करते तुम्हारे एसोफेगस में आता है, ठीक है। एसोफेगस के थ्रू वो स्टमक में जाता है। स्टमक में कुछ सॉर्ट ऑफ इंजाइम्स से कुछ केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन होता है। एंड पैनक्रियाज, लीवर कुछ कुछ अपने इंजाइम सेक्रेट करते हैं, डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कि इंजाइम्स हैं। देन उसके बाद वो हमारा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वहाँ पे उसमें विलाइज होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसमें से वो जो है फूड में से एनर्जी को अब्जॉर्व करते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फाइनली वो रेक्टम और एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है बाहर बॉडी की, जो भी अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस है, अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस इजेक्ट हो जाता है। जो तुम्हारा यूजफुल सब्सटेंस है वो इजेक्ट नहीं होता, वो तुम्हारी बॉडी में अब्जॉर्व रहता है। और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो एनस के थ्रू इजेक्ट हो जाता है बॉडी से। तो आज इतना ही ठीक है तुम्हारे लिए, क्योंकि आगे जाके न्यूट्रिशन इन ह्यूमन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसको अलग लेक्चर में कवर करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड नेक्स्ट लेक्चर के लिए प्रिपेयर हो जाना अच्छे से। मैक्सिमम 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना सेकंड लेक्चर में आने से। इसके बाद मुझे लगता है थोड़ा प्रिपेयर कर दूँ, उसमें कुछ चीज़ें जो याद करने वाली हैं, तो ये माइंड प्रिपेयर करके आना, याद तो करना पड़ेगा उन चीज़ों को। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा तुमको अच्छे से समझा सकूँ। तो हैव अ नाइस डे, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।